नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने ही प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। अगले 15 मिनट खेल जगत की ढेर सारी खबरें होंगी, उन पे हम चर्चा भी करेंगे। स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द हिंदू से उत्तरा गणेशन। उत्तरा नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार लवलीन जी। तो उत्तरा, हमारे विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप तो दिल्ली में ही चल रही है। आज लवलीना बोरगोहेन और साक्षी चौधरी ने जो है क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, लेकिन एक हमारी और मुक्केबाज प्रीति को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, अभी तो शुरुआत है और लवलीना का तो खैर पहला ही बाउट था क्योंकि उनको बाय मिला था पहले राउंड में। तो ये अच्छी बात है कि क्वार्टर फाइनल तक दो पहुंचे हैं और बाकी जो ज्यादा बड़े नाम है लवलीना के अलावा वो सारे कल होंगे। उनका प्री क्वार्टर्स का मुकाबला है, तो ये देखना मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी होगा कि सेमीफाइनल तक जो मेडल राउंड होंगे वहां तक कितने पहुंचते हैं, क्योंकि वो मुक्केबाजी के लिए आपको ये बताएगा कि मैरी कॉम के आगे जो भारतीय महिला मुक्केबाजी किस तरफ जा रही है। तमाम खबरों पे चर्चा करेंगे। पहले सुर्खियां। लवलीना बोरगोहेन और साक्षी चौधरी विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। विमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 3 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बनाई। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप आज से भोपाल में शुरू और चौथी एशियाई पुरुष और महिला खो खो प्रतियोगिता असम में शुरू। शुरुआत करते हैं महिला मुक्केबाजी से। जैसे कि अभी हमने बताया, लवलीना बोरगोहेन और साक्षी चौधरी विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 75 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने मेक्सिको की सिताली ऑर्टिज को और 52 किलोग्राम भार वर्ग में साक्षी ने उज्बेकिस्तान की उरगबायेवा जाजीरा को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं 54 किलोग्राम भार वर्ग की अगर बात करें तो प्रीति को थाईलैंड की जुटामाल चिटपोंग ने 4-3 से हराया। और जैसे अभी हम जिक्र कर ही रहे थे, उत्तराखंड निखत जरीन और मनीषा मौन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। अब प्री क्वार्टर फाइनल में निखत का सामना मेक्सिको की हेरेरा अल्वारेज फातिमा से होगा, जबकि मनीषा के सामने तुर्की की नूर एरिफ तुरहान होंगी। निखत जरीन काफी तेजी से पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं इस रेस। बिल्कुल, और लगातार ये कहा जा रहा था कि मैरी कॉम की सक्सेसर होंगी वो। हालांकि जब ऑलरेडी एक चैंपियन हो और उसी वेट कैटेगरी में एक और चैलेंजर आए तो मुकाबला तो चीजें हमेशा थोड़ी सी अनबन रहती है। निखत के लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए अभी है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में क्योंकि उन्होंने अपना वेट कैटेगरी चेंज किया है। तो दूसरी वेट कैटेगरी में आना, चाहे वो कितना भी कम हो, आधा 1 किलो का भी जब फर्क होता है तो वो उसमें आपके प्रतिद्वंदी सारे चेंज हो जाते हैं, आपका टेक्निक चेंज हो जाता है, तो उससे थोड़ा बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो इसलिए अगर निखत इसमें मेडल राउंड तक पहुंचती हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी कि वो अपने आप को प्रूव कर रही हैं कि मेरे को किसी एक वेट कैटेगरी की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे करके भी खेल सकती हूँ, मेरी टेक्निक अच्छी है। इससे उनकी टेक्निक और उनका जो स्किल लेवल है वो किसी भी क्वेश्चन से परे हो जाता है उस चीज से। उत्तरा, देखा जाए वैसे हम कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर डे खिलाड़ी किस तरीके से खेल रहा है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन लवलीना बोरगोहेन भी एक अच्छी मुक्केबाज है, साक्षी चौधरी भी अच्छी है। किसी एक से किन से आपको उम्मीद लग रही है कि मेडल राउंड तक ये पहुंच जाएंगे? देखिए, उम्मीद तो सबसे है क्योंकि भारत में खेल रहे हैं और हालांकि बॉक्सिंग या रेसलिंग जो ऐसी चीजें होती हैं उसमें आपको लगता है कि खेल सिर्फ 10 से 15 मिनट का है बाउट के अंदर, लेकिन होम एडवांटेज हमेशा बहुत बड़ी चीज होती है। और महिला मुक्केबाजी में तो ये शायद हम दूसरी या तीसरी बारी होस्ट कर रहे हैं, तो बहुत साफ है इससे कि एक होम एडवांटेज मिलता है। इसीलिए भारत उस चीज को लेके इतना जो बॉक्सिंग फेडरेशन है वो इतना उत्सुक रहती है कि हम यहाँ पे होस्ट करें। तो उम्मीद तो तीनों से है, लेकिन ज्यादा उम्मीद अगर कहें तो बेशक लवलीना और निखत से है क्योंकि वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड उस तरह का है, वो अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं और बड़े नाम हैं, तो उम्मीद हमेशा बड़े नामों से ज्यादा रहती है।
क्रिकेट की ओर चलें। विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट चल रही है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मैच में मुंबई इंडियंस ने अभी थोड़ी देर पहले तक 14वां ओवर खेला गया था। 5 विकेट पर 68 रन बना लिए थे। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस से पहले बल्लेबाजी करने को कहा। और अगर हम पहले की बात करें उत्तरा, शनिवार को जो मैच खेला गया था वहां यूपी वॉरियर्स के खिलाफ मुंबई को 5 विकेट से हार मिली थी। मुंबई की इस टूर्नामेंट में अभी तक पहली हार थी और दिल्ली को भी पिछले मैच में हार मिली थी, उसे गुजरात जायंट्स ने हराया था। मुंबई जहां चाहेगी छठी जीत दर्ज करे क्योंकि उसके हरमनप्रीत कौर की कैप्टनसी में जो है वो टॉप पर है, वहीं दिल्ली भी दूसरे पायदान पे है। ऑब्वियसली वो भी चाहेंगे, तो एक टफ मैच दोनों टीमों के बीच में होगा। बिल्कुल। और इस वक्त मुंबई और दिल्ली का जो मुकाबला है वो क्वालिफाई करने के लिए या अगले स्टेज तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि टॉप करने की लड़ाई है। तो जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है, जो एक आध मैच हारे हैं बीच में, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं उनकी, चाहे वो बैट के साथ हों या बॉल के साथ हों या फील्ड में हो। क्योंकि फील्डिंग से मैं हमेशा कहती हूं कि जब T20 की बात आती है तो उसमें जब बैटिंग बॉलिंग टीमों की आमतौर पर ज्यादातर जितनी टॉप टीमें होती हैं उनकी बहुत ही आसपास की होती हैं, तो जो फर्क आता है जीत और हार का वो फील्ड पे नजर आता है। और ये इन दोनों टीमों ने जरूर प्रूव किया है, चाहे वो जेमिमा रॉड्रिग्स दिल्ली के लिए हो या हरमनप्रीत कौर मुंबई के लिए हो। फील्ड पे जिस तरह से इन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है वो एक बहुत बड़ी वजह है इनके इस वक्त टॉप पे होने का। आज एक और रोमांचक मैच खेला गया यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच, जहां यूपी वॉरियर्स ने हरा दिया गुजरात जायंट्स को। मनोज की रिपोर्ट सुनने के बाद इस पर चर्चा करेंगे। इस जीत के साथ यूपी वॉरियर्स ने प्ले ऑफ में प्रवेश कर लिया है। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 178 रन बनाए। गुजरात की टीम ने 4 ओवर में बिना नुकसान के 41 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद टीम ने अगले 3 विकेट 9 रन बनाने में गंवा दिए। 6 ओवर के खेल के बाद टीम ने 50 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। एशले गार्डनर और हेमलता ने टीम को संभाला। गार्डनर ने 60 और दयालन हेमलता ने 57 रन की पारी खेली। दोनों खिलाड़ियों के बीच 93 रनों की साझेदारी हुई। यूपी वॉरियर्स की ओर से पार्श्वी चोपड़ा और राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2-2 जबकि अंजलि सरवानी ने 1 विकेट लिए। जीत के लिए 179 रन का लक्ष्य लेकर उतरी यूपी वॉरियर्स ने 39 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। ताहिला मैकग्राथ और ग्रेस हैरिस ने मोर्चा संभाला। ग्रेस हैरिस ने जहां 41 गेंद में 72 रन की आतिशी पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, वहीं ताहिला ने 57 रन का योगदान दिया। आखिरी ओवर में यूपी वॉरियर्स को 7 रन बनाने थे, जो उसने 1 गेंद शेष रहते हुए बनाकर प्ले ऑफ में प्रवेश किया। गुजरात प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। स्पोर्ट्स कैन मनोज। तो देखा जाए बड़ा अच्छा मैच था ये भी यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच, जहां रोमांचक मैच में यूपी वॉरियर्स जीता और प्लेऑफ में पहुंच गया। 3 टीमें प्लेऑफ में पहुंच गई हैं। शुरुआत में बोला जा रहा था, सबसे ज्यादा उम्मीदें आरसीबी की बात करी जा रही थी क्योंकि स्मृति मंधाना बोल रहे थे टीम में, लेकिन आरसीबी बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गई। क्या उस टीम में कमियां रही? देखिए, ये सवाल तो अगर हम पुरुषों की बात करें तो पिछले 15 साल से आरसीबी वहां नहीं जा रही है, क्योंकि खिलाड़ी उनके पास हमेशा सारे होते हैं और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं। ऐसा नहीं है और 100% देने वाले खिलाड़ी रहे हैं। आप उन पे सवाल नहीं उठा सकते। उनके पास एबी डिविलियर्स और विराट कोहली खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन वो नहीं जीत पाए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद वो हालांकि वो सही नहीं होगा, पर खिलाड़ी उनके पास इस बार भी थे, चाहे वो एलिस पेरी हो या स्मृति मंधाना हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन उनका उस तरह से नहीं बैठ पा रहा है और इंडिविजुअल बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति मंधाना फिर भी अपनी तरफ से परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन क्रिकेट में हालांकि ये कहा जाता है कि इंडिविजुअल बहुत ज्यादा होते हैं गेम, लेकिन फिर भी खेलना आपको टीम बनके ही पड़ता है और किसी एक खिलाड़ी से नहीं जीत पाते। और वो फर्क हमको नजर आ रहा है, चाहे वो गुजरात की टीम हो या आरसीबी की टीम हो, वहां पे वो कॉम्बिनेशन उनका नहीं बन पा रहा है। वो एक साथ एक से ज्यादा खिलाड़ी जो चलने वाली चीज होती है वो नहीं हो पा रही है। तो अगर आपके किसी मैच में सिर्फ 10 या 11 में से 1 या 2 ही चल पाते हैं तो उस टीम का जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो फिलहाल मुंबई, दिल्ली और यूपी की टीम तो प्लेऑफ में पहुंच गई। यूपी ने भी अब अच्छा प्रदर्शन किया और जिस तरीके से पहुंचा, उन्होंने उनकी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे, जिस मैंने कहा कि एक उनको जिसे कहते हैं अपनी शॉर्ट कमिंग्स उनको पता चली, एक स्टेबल कॉम्बिनेशन उन्होंने ढूंढ लिया है कि इसको छेड़ना नहीं है। और जब आप एक ग्रुप में खेलते जाते हो तो वो कंफर्ट लेवल बढ़ता जाता है और उस हिसाब से आप एक दूसरे की गेम को समझते जाते हो। उसको अगर आप नहीं छेड़ते हो और आपको एक विनिंग कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो फिर आप उस पर जब वर्क करते हो तो चीजें और इम्प्रूव होती जाती हैं। और अब भोपाल चलते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। हालांकि और आधिकारिक उद्घाटन 21 मार्च को होगा, जबकि प्रतियोगिताएं 22 मार्च से शुरू होंगी। और जानकारी हम अपने संवाददाता संजीव शर्मा से लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 मार्च को इस प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में 33 देशों के लगभग 325 निशानेबाज और 75 से अधिक तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय राइफल महासंघ के सहयोग से किया जा रहा है। यह भारत में आयोजित होने वाला 8वां विश्व कप है। हालांकि पहली बार यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नई दिल्ली के बाहर आयोजित की जा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कल से मुख्य मुकाबले शुरू होंगे। उधर जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे हम देते रहे। हम तीरंदाजी की ओर चलें। चीनी ताइपे में एशिया कप चरण 1 विश्व रैंकिंग जूनियर तीरंदाजी टूर्नामेंट में भारत शीर्ष पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 10 पदक हासिल किए। इस प्रतियोगिता में 13 देशों के 156 तीरंदाजों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के अंतिम दिन कल प्रगति, ऐश्वर्या शर्मा और परनीत कौर की कंपाउंड महिला टीम ने कजाकिस्तान को हराया और स्वर्ण पदक जीता। कुल मिलाकर अगर बात की जाए विश्व रैंकिंग जूनियर चैंपियनशिप की, तो हमारे तीरंदाजों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, टॉप पर रहे। बिल्कुल। और जूनियर लेवल पे अगर देखा जाए तो तीरंदाजी हो, रेसलिंग हो, शूटिंग हो, हर खेल में नॉर्मली हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा करते हैं। दिक्कत होती है जब वो जूनियर से सीनियर की तरफ जाते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो जूनियर का लॉट है ये सीनियर में भी इसी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। जी। और चौथी एशियाई पुरुष और महिला खो खो प्रतियोगिता आज से असम के बक्सर जिले में शुरू हुई है। प्रतियोगिता में भारत सहित 9 देशों के 700 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस बारे में और जानकारी लेते हैं मानस प्रतिम शर्मा से। The 4th Asian Kho-Kho Championship for men and women has begun today in Buxar district of Assam. The event will conclude on the 23rd of this month. The Chief of the Bodoland Territorial Region, Pramod Boro, Assam Handloom Minister UG Brahma, Power Minister Nandita Garlosa and the office bearers of the Kho-Kho Federation were present in the opening ceremony. Altogether 9 countries, India, Bangladesh, South Korea, Malaysia, Nepal, Bhutan, Iran, Sri Lanka and Indonesia have participated in the competition. Matches are being held on a league cum knockout basis, while the contesting teams have been placed in 4 groups. This is for the first time that the Bodoland Territorial Region has been organizing such a premier Kho-Kho event. Indian Eves defeated Sri Lanka by an innings and 55 points in the opening match. In the men's category, Bangladesh defeated South Korea by an innings and 30 points. For Sportscan, this is Manas Pratim Sharma reporting from Guwahati. खो खो एक ऐसा खेल जो हमारा अपना पुराना खेल है, हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है और असम में शुरू हो रहा है। इधर उत्तराखंड खेल मंत्रालय ने मिशन ओलंपिक खेल सेल ने जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के तुर्की में ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना में 61 दिन तक प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नीरज चोपड़ा ने पिछले साल भी ग्लोरिया स्पोर्ट्स एरिना में प्रशिक्षण लिया था। वे 1 अप्रैल को तुर्की जाएंगे, 31 मई तक वहां रहेंगे। ये भी देखा जाए एक अच्छी, क्योंकि नीरज चोपड़ा नो डाउट हमारे बहुत एक अच्छे खिलाड़ी हैं, भाला फेंक खिलाड़ी। बिल्कुल। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जब लोग कहते हैं कि सरकार से चीजें कई बार क्लियर होती हैं, नहीं होती हैं, उसमें भी अगर आप देखें तो नीरज चोपड़ा का जिस तरह से शेड्यूल रहता है उसमें उन्हें कभी दिक्कत नहीं होती। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका पूरा प्लान जो है, जो उनके कोच हैं साथ में क्लॉज बार्टोनियस, वो बहुत अच्छी तरह से और बहुत तमीज से बहुत पहले बैठ के पूरा तैयार करते हैं कि आपको कब कितना ट्रेन करना है, कहाँ ट्रेन करना है, कितने दिन के लिए करना है। उसमें भी आप यूएस जाते हैं तो वहां क्या ट्रेनिंग करेंगे और टर्की में क्या ट्रेनिंग करेंगे। आपको यहाँ रोकूंगी क्योंकि घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं प्रोग्राम को यहीं विराम देने का। उत्तर आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने का और खेल खबरों पर चर्चा करने का। धन्यवाद। लिसनर्स, हम आपसे इजाजत चाहेंगे। शुभ रात्रि।